मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको देता हूं। ये एक टेस्ट है। आपने ना इसमें गलती आइडेंटिफाई करनी है, फिर सही करना है। डबल स्टेप आज करने हैं। आप पहले जुमले को देखोगे और देखोगे यार ये कौन सी मिस्टेक, और ये भी हो सकता है कि एक जुमला दो टाइप की मिस्टेक हो। एक सेंटेंस दो टाइप की मिस्टेक भी हो सकता है। इसको गौर से पढ़ें। देन आप इसकी गलती को पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, यार गलती है क्या, उसके बाद इसको सही करना है। करें जरा। मैंने बताया कि एक सेंटेंस दो, ये काम बहुत आसान हो जाएगा अगर इस आपको रिकॉग्नाइजेशन का पता चल जाए तो।
होपफुली तमाम लोगों ने कर लिया होगा, अगर किसी ने नहीं किया तो हैंड रेज करें। ये हनान, आपने ये सेंटेंस रिकॉग्नाइजेशन करनी है कि सेंटेंस में कौन सी टाइप ऑफ मिस्टेक है। जी, अब हम वन बाय वन इन सेंटेंसेस को देखते हैं। मजेसन, अगर मैं पहले सेंटेंस को देखूं तो इसके अंदर आप देखें, आपको किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रही थी। जब आपको किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रही थी तो इसका मतलब यह है कि सेंटेंस के अंदर जो गलती होगी वो इरफ रिप्लेसमेंट की होगी। तो इसका मतलब है ये गलती अनवेल की है, ये जुमला गलत है। उसकी रीजन ये है कि अनवेल जो होता है वो मेडिकल रीजंस होती हैं। यहां कुछ और वर्ड आना चाहिए। बताता हूं क्या आना चाहिए। अनईजी आना चाहिए, अनकंफर्टेबल आना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर है। अनईजी सबसे ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है ना, दिस इज एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब ये है कि सेंटेंस के अंदर एक वर्ड जो है उसकी कमी है। और सेंटेंस क्या है कि ही इज नॉट ओनली अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बट अ काइंड पर्सन। गलत जुमला हुआ। डियर, जब नॉट ओनली आ गया तो नॉट ओनली के साथ खाली वर्ड्स कभी भी नहीं आ सकता। तो डियर, इसका कॉम्बिनेशन बनेगा कि ही इज नॉट ओनली अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। यहां पे कॉम्बिनेशन बनेगा बट आल्सो। इरफ ओमिशन हुआ। तीसरे सेंटेंस में देखूं कि अनलेस और अनटिल के बाद डियर नेगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता। कि जब भी आपको सेंटेंस अनलेस आएगा और अनटिल आएगा, डियर उसके बाद डू नॉट का लफ्ज नहीं आ सकता। नेक्स्ट देखें, एन इंक्वायरी कमीशन हैज बीन अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट इनटू। ये इनटू इज नॉट रिक्वायर्ड। अगेन कमीशन की गलती हुई। लेकिन इसके बगैर जुमला सही है। आप लिखेंगे एन इंक्वायरी कमीशन हैज बीन अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट दिस स्कैंडल। आई हैव ग्रेट फेथ ऑन नहीं होता, जैसे ये हमेशा फेथ इन होता है। ये कभी भी फेथ ऑन नहीं होता। ग्रामर की गलती हुई। माई वर्क, यहां पे देखे ना, माई जो है वो पोसेसिव है। इसका मतलब है मेरा काम। यहां पे ऑब्जेक्टिव हिम। क्या मेरा काम उससे बेहतर है? ये जुमला होना चाहिए कि मेरा काम उसके काम से बेहतर होना चाहिए। तो आप लिखेंगे कि माई वर्क इज सुपीरियर टू हिज, या आप लिखेंगे माई वर्क इज सुपीरियर टू दैट ऑफ हिम। माय डियर फ्रेंड, आइदर का लफ्ज जो है ये दो चीजों के लिए यूज होता है। जब कोई चीज दो से ज्यादा होती है तो हम कभी भी आइदर का लफ्ज नहीं यूज कर सकते। तो क्योंकि आगे थ्री है तो इस आइदर को मुझे ऑल करना पड़ेगा, और ये भी ग्रामर की गलती है। मैं लिखूंगा ऑल ऑफ दीज थ्री आंसर्स आर इनकरेक्ट। डियर फ्रेंड, अगला सेंटेंस जो है ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंसेस में दोनों पोर्शन कभी भी फ्यूचर टेंस के नहीं हो सकते। इफ यू विल रन, अगर आप भागोगे तो आप ट्रेन पकड़ लेंगे, ये तो गलत बात है। ये रफ ग्रामर है। गंगा इज अ होली रिवर। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जब किसी रिवर का नाम आता है तो रिवर के नेम के साथ आर्टिकल दा का आना जरूरी है। आखिरी सेंटेंस आप पढ़ें। सेंटेंस है कि ही हैज रीच्ड एट द टॉप ऑफ द माउंटेन फाइनली। मडियसन, ये फाइनली का वर्ड ठीक नहीं है। आप लिखेंगे ही हैज। देखो, फाइनली रीच की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, और जैसे वो जिस भी चीज की मीनिंग में इजाफा कर रहा है उस लफ्ज के नजदीक तरीन आना चाहिए। ये जुमला होना चाहिए ही हैज फाइनली रीच्ड एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। ही कैन नॉट गेट गुड मार्क्स। देखो, मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लासेस आएंगे, कि whenever there would be two independent clauses, जब भी आप दो इंडिपेंडेंट क्लासेस लिखोगे, डियर सर, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के दरमियान में सेमी कॉलन, अगर सेमी कॉलन नहीं आ रहा तो कंजंक्शन का जरूरी है
कामा कभी भी दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में कंबाइन नहीं कर सकते, तो आप लिखेंगे ही कैन नॉट गेट गुड मार्क्स, ही इज नॉट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। ये गलत है, ये गलत है। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं। मैंने कहा माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला आपका काम यह है कि यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई द टॉपिक, और जिस लम्हे आपने अपना टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया, आगे शायद उसको सही करना आपके लिए कोई बहुत बड़ा इशू या मसला नहीं रहेगा। यहां तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें। मैंने सेंटेंस नंबर 10 ये कहा है कि बेटे जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं ना, तो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कभी भी कॉमा से नहीं मिलाया जा सकता। दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे तो या तो हम उसको सेमी कॉलन से मिलाएंगे, और अगर सेमी कॉलन नहीं है तो कंजंक्शन से मिलाएंगे। मैं लिखूंगा ही कैन नॉट गेट गुड मार्क्स, या तो सेमी कॉलन लिखूंगा, या मैं लिखूंगा एंड या एज का लफ्ज लिखूंगा। जी हिरा आप बताओ। हिरा आपने हैंड रेस किया, क्वेश्चन करें। सेंटेंस नंबर 8 जो है ना, वो कंडीशनल सेंटेंस है। आपके एंड पे इशू है हेरा, आपकी वॉइस नहीं। सेंटेंस नंबर 8 इज कंडीशनल, वो आगे मैं पढ़ाता हूं। हेरा आप पहले फिक्स कर ले, कोई मसला है आपका। अच्छा, आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड कि इन गलतियों को आपने सही कैसे करना है। मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि कौन सा रूल जो है वो ज्यादा अहमियत का हामिल है। हम इसको कहते हैं सेंटेंस करेक्शन। डियर फ्रेंड, मैं लेट मी स्टार्ट विद रूल नंबर 1। डियर आपका ये रूल नंबर 1 जो है ना, इसको कोई भी एग्जामिनर किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर स्किप नहीं कर सकता, चाहे वो वन पेपर का एग्जाम हो, तो चाहे पीएमएस का एग्जाम हो, चाहे वो सीएसएस का एग्जाम हो। डियर इस रूल नंबर 1 को किसी भी तौर पे इग्नोर नहीं किया जा सकता। रूल क्या है? रूल ये है कि माय डियर फ्रेंड, व्हेन जब आपका जुमला दो क्लासेस पे मुश्तमिल होगा, अगर पहले क्लास में एक वर्ड आएगा तो उसका पैरेलल वर्ड दूसरा आना भी जरूरी होता है। मीन कि अगर पहले क्लास में सक्सेसफुली का वर्ड आया है तो नेक्स्ट में व्हेन लाजिम है। नो सूनर देन, सच एज, ऑल्दो येट, एल्स बट, सेल्डम नेवर। एज के साथ एज भी आ सकता है, एज के साथ दैट भी आ सकता है, बोथ एंड, नॉट ओनली बट, और अगर खाली नॉट होगा तो उसके साथ बट आएगा। scarcely when, no sooner than, such as, although yet, else but, seldom never। as के साथ as भी आ सकता है, as के साथ that भी आ सकता है, both and, not only but also। और अगर सिंपल नॉट आएगा तो डियर फ्रेंड उसके साथ बट का आना लाजिम है। फॉर एग्जाम्पल ये जुमला देखें, आई हैव सीन मेनी टाइम, ये समझे आपको 10 दफा सीएसएस में आ चुका है। जुमला क्या आता है कि ऑल्दो ही इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, और पेपर में लफ्ज बट आता है, बट नहीं आ सकता। आप लिखेंगे ऑल्दो ही इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, बट आल्सो, गलत है। आप बट की जगह लिखेंगे येट। आप लिखेंगे आल्सो, ऑल्दो ही इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, येट ही हैज फेल्ड टू गेट गुड मार्क्स। अच्छा, अब रूल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। मशहूर कौन से हैं, मैं मशहूर भी बता देता हूं। सबसे ज्यादा जो अहमियत का हामिल है वो स्क्रेसली वैन वाला है। पेपर में देन इसके साथ आ जाता है, नो सूनर के साथ पेपर में वेन आ जाता है, और तीसरा आल दो जेट वाला है, और चौथा जो है ये नॉट ओनली बट आल्सो वाला है। तो इनको तो आपका एग्जामिनर आप समझे मिस ही नहीं कर सकता। आप प्रीवियस पेपर देख लें, हर दूसरे तीसरे चौथे साल ये चीज नजर आएगी। रूल नंबर 2, ये बड़ा आसान सा रूल है, क्योंकि आगे इस रूल की फर्दर एक्सप्लेनेशन करनी थी, तो इस वजह से ये रूल मैं अभी आपको पढ़ा देता हूं। और जैसे रूल नंबर 2 ये है कि व्हेन टू सिंगुलर नाउन विल ज्वाइन टुगेदर, वो कहता है कि जब दो सिंगुलर नाउन होंगे और हम उसको एंड से कंबाइन करेंगे, किस चीज से? एंड से। जैसे अगर हमारे टू सिंगुलर नाउन होंगे एंड इफ विल कंबाइन विद एंड, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, वर्ब मस्ट बी प्लूरल रादर देन द सिंगुलर। एंड के अलावा आपको पता है और भी ऑप्शंस होती हैं।
एज वेल एज भी होता है, विद भी होता है, लेकिन उसने कैटेगोरिकली बता दिया है कि अगर आप इसको एंड से कंबाइन करेंगे किससे, एंड से कंबाइन करेंगे, तो आपका वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल होगा, आपका वर्ब कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता। असलम एंड अली वर, गोल्ड एंड सिल्वर आर, फायर एंड वाटर डू, ही एंड आई वर। मीन कि जब भी आपने दो सिंगुलर को, किसको, दो सिंगुलर को एंड से कंबाइन किया, तो आपका वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर हो, सॉरी, आपका वर्ब हमेशा प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर नहीं हो सकता। रूल नंबर 3, ये रूल नंबर 2 की एक्सटेंशन है। वो कहता है इफ नाउन ऑल्दो जॉइंड बाय एंड, वो कहते हैं कभी कभार ये होता है कि दो नाउन को हम एंड से कंबाइन करते हैं, लेकिन वो दो नाउन अलग अलग नहीं होते, वो फ्रेज होता है। वो कहता है जब फ्रेज के दरमियान में एंड आ जाएगा ना, तो आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर होना चाहिए, ना कि आपका वर्ब प्लूरल होना चाहिए। हम लिखे लॉ एंड ऑर्डर इज, हम लिखे द हॉर्स एंड कैरेज इज, हम लिखा टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर, हम लिखा ऑनर एंड ग्लोरी इज। तो डियर रिमेंबर वन थिंग कि मैंने लिखा इफ नाउन ऑल्दो जॉइंड बाय एंड बट इफ दे विल प्रेजेंट द वन आइडिया दे मस्ट हैव द सिंगुलर वर्ब, इनमें कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं होना चाहिए। इफ नाउन ऑल्दो जॉइंड बाय एंड इफ दे विल प्रेजेंट वन आइडिया, तो आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देखे ना लॉ एंड ऑर्डर, तो जैसे यहां पे लॉ एंड ऑर्डर कोई अलग अलग लफ्ज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर एक सिंगल वर्ड है। द हॉर्स एंड कैरेज डियसेंट, ये एक सिंगल वर्ड है, ये कोई अलग अलग लफ्ज नहीं है। टाइम एंड टाइड्स जो है ना डियसेंट, ये एक सिंगल वर्ड है, ये फ्रेज है, ये कोई दो अलग अलग वर्ड नहीं है। तो इस वजह से ऊपर रूल ये है कि मैंने कहा बेशक फ्रेज में एंड आ जाएगा, तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, वो वर्ब कभी भी प्लूरल नहीं होगा। रूल नंबर 4 बहुत अहमियत का हामिल है, इसको डियसेंट आपका कोई भी एग्जामिनर मिस नहीं कर सकता। और रूल नंबर 4 ये है कि डियसेंट इफ यू विल कंबाइन टू सिंगुलर, अगर आप दो सिंगुलर कंबाइन करेंगे, किसके साथ, विद के साथ, एज वेल एज के साथ, और के साथ, या नॉर के साथ, तो आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल होगा। अगेन वही बात है कि दो सिंगुलर होंगे, लेकिन आपकी बार उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो विद के साथ होगा, एज वेल एज के साथ होगा, और के साथ होगा, नॉर के साथ होगा, तो वर्ब आपका हमेशा सिंगुलर रहेगा, ना कि वर्ब आपका प्लूरल रहेगा। अब लिखेंगे सिल्वर एज वेल एज गोल्ड। अब लिखेंगे द हाउस विद इट्स कंटेंट वास, neither praise nor blame seems, neither food nor water was। मैंने क्या रूल बताया, मैंने कहा अगर आप दो सिंगुलर को कंबाइन करेंगे विद के साथ, एज वेल एज के साथ, आर के साथ, नॉर के साथ, तो आपका वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, आपका वर्ब कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। अब ये जुमले गौर से पढ़ें तो जी, अब्दुल गफ्फार बताएं। सर अगर इनमें से एक वर्ड सिंगुलर आ जाए और दूसरा प्लूरल आ जाए तो वो फिर सर क्या? हम उस पर अभी बात कर रहे हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब ये एक जुमले दो पढ़ें, बड़े गौर से पढ़ें, और इनमें से बताएं कि कौन सा जुमला सही है और कौन सा जुमला गलत है। आप इनको गौर से पढ़ें और मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। आयशा कह रही है फर्स्ट ठीक है, रहमान भी फर्स्ट कह रहा है, अब्दुल गफ्फार भी फर्स्ट कह रहा है। कुछ लोग सेकंड कह रहे हैं। मेडिएशन, ये दोनों जुमले इनकरेक्ट हैं, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, दे बोथ आर इनकरेक्ट। ना फर्स्ट ठीक है ना सेकंड सही है। क्यों सही है, नहीं है,
अब रूल ये है कि जैसे कि अभी मुझसे अब्दुल गफ्फार ने पूछा है रूल ना गौर से सुनना। रूल ये है कि अगर आपके जुमले में एक सिंगुलर आ जाए, आपके जुमले में एक प्लूरल आ जाए, तो उसका रूल ये है कि हमेशा सिंगुलर पहले आएगा, चेयरमैन पहले आएगा, डायरेक्टर्स बाद में आएगा, और फिर आपकी कन्फ्यूजन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। फिर तो आपकी कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। तो मैंने कहा डियर स्टूडेंट, जब आपके सेंटेंस के अंदर एक सिंगुलर सेंटेंस है, एक प्लूरल सेंटेंस है, सॉरी एक सिंगुलर वर्ड है, दूसरा आपका प्लूरल वर्ड है, तो रूल ये है कि सिंगुलर पहले आएगा, प्लूरल बाद में आएगा, और वर्ब जो होता है वो हमेशा बाद वाले के मुताबिक आता है। कि वर्ब जैसे अगर एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो रूल ये है कि सिंगुलर पहले आएगा, माइडियसन प्लूरल बाद में आएगा, और वर्ब जो है वो हमेशा जो बाद वाला होता है उसके मुताबिक आता है। वर्ब क्या करता है माइडियसन, जो आपके बाद वाला आता है वर्ब हमेशा उसके मुताबिक आता है, ना कि फर्स्ट के मुताबिक आता है। होपफुली क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट। अब यहां पे जुमले देखें, ये दोनों गलत थे, क्योंकि तो यहां पे मैंने रूल भी लिख दिया है, मैंने यहां पे ये दोनों गलत किए हैं। मैंने कहा सिंगुलर ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका जो रेड ब्लैक के साथ मैंने लिखा है ये जुमला ठीक है। नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर आर प्रेजेंट, नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट। ठीक हो गया कि सिंगुलर हमने पहले लिखा। जी हनान बताएं। सर रूल नंबर 4 में सेकंड सेंटेंस है, द हाउस विद इट्स कंटेंट्स वाज इंश्योर्ड। सर इसकी समझ नहीं आई, हम इज क्यों नहीं लिख सकते वाज की जगह? ये बेटे पास की बात की जा रही है, इस तो इस वजह से नहीं आता, हम तो पास का सेंटेंस लिख रहे हैं। सर अगर ये प्रेजेंट में होता तो फिर इज भी इज ठीक होता, है। बिल्कुल ठीक होता। ठीक है। मैं बात कर रहा हूं कि देखो ना, दो चीजें हैं, हाउस भी है कंटेंट भी है। तो वाज हमने लिखा है, हमने वर नहीं लिखा, हमने इज लिखा है, हमने आर नहीं लिखा। ये तो मैंने रूल ही और बताया। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, हम आगे मूव करते हैं। और डियर नेक्स्ट रूल नंबर 6। ये भी माय डियर अक्सर लोग जो है ना, ये भी हम गलत लिखते हैं। मैं पहले मैं इसकी एक मिसाल देता हूं आपको, देन विल मूव फॉरवर्ड, चीजें ज्यादा अच्छी समझ आएंगी। हमने डियर जुमला लिखा है आई, दे एंड ही विल अपीयर इन CSS सून। ये ठीक जुमला है गलत जुमला है? माइडियर जितने भी पहले आपको मैं रूल बता रहा था, मैं नाउन के मुतालिक रूल बता रहा था, दिस रूल इज अबाउट प्रोनाउन। ये गलत जुमला है। जिस तरीके से नाउन की सीक्वेंस होता है, इसी तरीके से प्रोनाउन का भी सीक्वेंस होता है। और प्रोनाउन का सीक्वेंस क्या है? बड़ा आसान सा सीक्वेंस है। और इसको याद कर दें, ये सीक्वेंस को हम कहते हैं 2 3 1। ये आपका सीक्वेंस है। ये आपका सीक्वेंस है 2 3 1। और ये सीक्वेंस हमें क्या कह रहा है? ये सीक्वेंस हमें ये कह रहा है कि सबसे पहले हम सेकंड पर्सन यूज करेंगे। जब भी जुमले में आपने तीनों प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट के तौर पे यूज करने हैं या एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करने हैं, तो फिर इनका सीक्वेंस होगा, सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, देन फर्स्ट पर्सन आएगा। ये जुमला पढ़ू ना, इसमें दो हैं ही 2 पर्सन, इसमें तो हैं ही 2 पर्सन,
तो ये जुमला होना चाहिए आई, गलत है, आई कभी भी पहले नहीं आ सकता। ये जुमला होना चाहिए ही, दे एंड आई। ये देखें ना आखिर ये जुमला ही एंड आई गलत है, ही एंड आई एंड ही गलत जुमला है। तो माय डियर स्टूडेंट हमेशा आई बाद में आएगा, ही पहले आएगा। और डियर स्टूडेंट अगर किसी जुमले के अंदर ये तीनों आ जाते हैं, मतलब ये जुमला जो है ना इसको मैं चेंज करता हूं और इस जुमले को मैं लिख देता हूं आई, दे और ही की बजाय मैं यू कर देता हूं। तो अब सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले यू आना चाहिए अगर सही जुमला करोगे तो। मतलब अगर इसका सही वर्जन जुमले का लिखना है तो आप सबसे पहले लिखोगे यू, आई एंड दे ये इसका सही वर्जन बनेगा। सॉरी मैं फिर गलत कर रहा हूं, दे पहले आएगा और यहां पे आएगा। इसका ये वर्जन सही बनेगा। ये रूल बड़ा आसान है, हम इस रूल को कहते हैं रूल नंबर 231, यहां हमको कहते हैं रूल नंबर 231। 2 स्टैंड फॉर सेकंड पर्सन, 3 स्टैंड फॉर थर्ड पर्सन एंड 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट पर्सन। आई एंड ही विल अपीयर सीएसएस गलत है, तो हम इसको लिखेंगे ही एंड आई विल अपीयर इन सीएसएस। दूसरा जुमला ठीक है, तीसरा ठीक है। अच्छा ये जो नेक्स्ट जुमला है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो गलत मेरे ख्याल में तो ये जुमला भी गलत जुमला है। आई एम गोइंग विद हिम, तो क्या ये सही जुमला है गलत है? आई एम गोइंग विद हिम, रूल तो ये कहते हैं ये भी गलत है। जी अब्दुल गफार सही है गलत है आप बताना चाह रहे हैं? जी अब्दुल गफार, अब्दुल गफार बताएं ये सही है गलत है? सर ये सर ये जुमला तो गलत है, ये जो लिखा हुआ आई एम गोइंग विद हिम। क्या होना चाहिए? तो ये सर मैंने जो रूल पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था कि जब वो पर्सन हो तो उनके साथ फ्रॉम आता है, कैसे सही करें हाँ इसको? तो चीजों के साथ विद आता है सर। करें जरा इसको सही करें। आई एम गोइंग फ्रॉम हिम। फ्रॉम हिम तो सर इधर नहीं बन रहा सही सूटेबल वर्ड। अच्छा ये ऐसी बात नहीं है माय डियर सन, रूल ये है कि अब अगेन आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि आई पहले आया ही बाद में आया, तो ये आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि आई यहां पे सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है और हिम जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। आई एज ए सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है और हिम जो है डियर सन वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज। तो इस सूरत में तो ये दोनों इकट्ठे आ सकते हैं, इस सूरत में आ सकते हैं। कि कब नहीं आ सकते? जब या तो ये दोनों एज ए सब्जेक्ट होंगे या दोनों एज ए ऑब्जेक्ट होंगे। सेंटेंस नंबर 1 पढ़े, आई एंड ही, यहां तो ये दोनों एज ए सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहे हैं, दोनों एज ए सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहे हैं। जी जी बताएं। सॉरी सर, मैं ऊपर वाला का सर असल में क्वेश्चन तो मैंने रेज हैंड किया था ऊपर वाला क्वेश्चन पूछने के लिए सर, जो आप बता रहे थे ना 231 वाला ना, तो सर कहीं पे मैंने देखा है कि जो मतलब है लोगों की कुछ बुरे काम होते हैं उनमें से वो फिर वो सर बिल्कुल वो और रूल है, वो सीएसएस में आता नहीं है, उसको छोड़ दें, वो उल्ट हो जाता है, उसको छोड़ दें। चले सर, थैंक यू सर। ठीक हो गया जी सर। तो मैंने कहा डियर स्टूडेंट रूल नंबर सेंटेंस नंबर 4 पे ये रूल इस वजह से अप्लाई नहीं होगा क्योंकि आई जो है वो एज ए सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया है और हिम जो है डियर स्टूडेंट वो एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया है।
रूल नंबर 7, माय डियर सर, रूल नंबर 7 ये है कि मैनी आर आइदर, नाइदर, वन ऑफ। ये जब भी किसी जुमले के स्टार्ट में आएंगे, सर जब भी ये किसी सेंटेंस के में स्टार्ट में आएंगे, तो इनके बाद बेशक आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, वर्ब जो है ना वो हमेशा सिंगुलर ही आएगा। मैं सबसे आखिरी जुमला पहले देखता हूं। हम लिखा वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स सिंगुलर तो नहीं है, फ्रेंड्स प्लूरल है। हम लिखे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, हमने फ्रेंड्स सिंगुलर तो नहीं है, फ्रेंड्स जो है वो लफ्ज़ प्लूरल है। तो माय डियर फ्रेंड, जब आप फ्रेंड्स का वर्ड लिखेंगे ना, तो वर्ब तो आपको सिंगुलर आना चाहिए, फिर वर्ब आपको प्लूरल तो नहीं आ सकता। इसी तरीके से देखा ना, हमने लिखा मैनी अ मैन, अब मैन लिखा हुआ है मैन, लेकिन क्योंकि शुरू में आ गए, जब आ गए तो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर आता देन द प्लूरल। नाइदर ऑफ टू मैन वाज, मैन आ गए, लेकिन लिखा हुआ वाज है, इस वजह से है क्योंकि उससे पीछे जो है डियर वो टू का वर्ड आ गए। अगर टू का वर्ड हो गए तो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, वर्ब कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। तो ये रूल नंबर 7 आपके हर एग्जामिनेशन में आता है। कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है जिसमें रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 को स्किप किया जाए। अब आगे जाते हैं। माय डियर सन, रूल नंबर 8 इज कि हम ये रूल नंबर 2 की एक्सटेंशन है। आपको याद होगा रूल नंबर 2 हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके सेंटेंस में एंड आ जाएगा और एंड की दोनों तरफ सिंगुलर नाउन होंगे, तो आपका वर्ब जो है वो प्लूरल होगा। लेकिन अब एक एक्सटेंशन आ गई, और एक्सटेंशन डियर ये आ गई है कि अगर आपका सेंटेंस ईच या एवरी से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा? माय डियर फ्रेंड, अगर आपका सेंटेंस ईच या एवरी से स्टार्ट होगा, कि अगर आपका सेंटेंस ईच या एवरी के साथ स्टार्ट होगा, तो बेशक आपके नाउन दो सिंगुलर हों, बेशक हम उनको एंड से कंबाइन कर दें, इस सूरत में भी आपका वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल होगा। हमने लिखा एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वास का लफ्ज आया हुआ है। हमने कहा ईच लेडी एंड ईच मैन वास। रूल नंबर 9, माय डियर सन, सम नाउन सीम्स प्लूरल, कि कभी कभार लगता ये है कि आपके कुछ नाउन जो हैं वो प्लूरल नजर आते हैं, लेकिन वो हकीकत में प्लूरल होते नहीं हैं। सम नाउन सीम्स प्लूरल, उसकी रीजन ये है कि हम ये समझते हैं जब भी कोई चीज एस से एंड होगी वो प्लूरल होगी। व्हेन एवर समथिंग एंड विद एस, हम समझते हैं कि बेटे जब भी कोई चीज एस से एंड होगी ना, एस से, तो वो प्लूरल होगी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, हकीकत में बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत से लफ्ज ऐसे होते हैं जिनके एस स्पेलिंग का हिस्सा होता है। एस इज द पार्ट ऑफ स्पेलिंग। हमने कहा द न्यूज इज ट्रू, मिजल्स इज, मैथमेटिक्स इज। ठीक है। समटाइम सम नाउन सीम्स प्लूरल, कि कभी कभार होता ये कि कुछ नाउन प्लूरल नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में वो प्लूरल होते नहीं है। द न्यूज इज, मिजल्स इज, मैथमेटिक्स इज। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये जुमला बड़े अरसा सीएसएस में आता रहा है। अब मैंने यहां पे दो जुमले लिखे हैं, और एक में दोनों के अंदर प्लूरल जो है ना वो मीन्स ये मीन के प्लूरल है, आपका नाउन प्लूरल है, पहले में भी और दूसरे में भी, दोनों में प्लूरल है। लेकिन एक में मैंने इसके साथ एस लिखा है और दूसरे में आर लिखा है, और दोनों सही जुमले हैं, दोनों बिल्कुल सही जुमले हैं।
हमने 15 मिनट्स और 15 मिनट्स आर दोनों प्लूरल है, दोनों जुमले सही हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एक जुमला, कभी कभार एक, और चले मैं एक और आप जुमला लिखता हूं। अब कंफ्यूजन हमें ये हो रही है कि ये 15 जो है इसके साथ एज आता है या इसके साथ आर आता है, सॉरी मिनट्स के साथ। अब रूल ये है कि एक नाउन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्वांटिटेटिव नाउन। क्वांटिटेटिव नाउन वो है जो किसी भी चीज की क्वांटिटी को मेजर करते हैं, 1 से लेके 1000 तक। अब एक जुमला लिखें, अब सारे जुमला लिखें। आप लिखें 10 millions has been provided for this project। हमने has been लिखा है। अब दूसरा जुमला लिखें, आपने कहा some millions, अब has नहीं आएगा, अब हम लिखेंगे some millions have been provided for this project। अब ये क्या है कि पहले मिलियंस के साथ मैंने हैज लिखा, फिर मिलियन के साथ हैव लिख दिया। अब ये जरा रूल्स गौर से पढ़ें, जो रूल नंबर 10 मैंने लिखा हुआ है। मडियोसन मैंने लिखा है कि मैंने लिखा है कि मैंने लिखा है कि व्हेन अ प्लूरल नाउन, और आगे उस प्लूरल की मैंने वजाहत की है क्वांटिटेटिव नाउन। मैंने कहा when the plural noun, a quantitative noun reflect a specific quantity, कि अगर वो किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी को इंडिकेट करेगा, किसको? अगर प्लूरल नाउन होगा डिसेंट, अगर वो आपकी स्पेसिफिक क्वांटिटी को मेजर करेगा तो आपका नाउन सिंगुलर होगा। मीन कि अगर आपकी क्वांटिटेटिव नाउन के साथ नंबर आ जाता है ना, लाइक 15 मिनट्स इज, नंबर आ गया 15, स्पेसिफिक होगा। और अगले सेंटेंस में आ 15, तो अब स्पेसिफिक तो नहीं, आ फ्यू का हमें नहीं पता कितने हैं। तीसरा 10 किलोमीटर इज, अब हमने आगे लिखा मैनी किलोमीटर्स। तो रूल ये हुआ कि डियर स्टूडेंट, अगर क्वांटिटेटिव नाउन के साथ, किसके साथ? माय डियर स्टूडेंट, अगर आपके क्वांटिटेटिव नाउन के साथ नंबर आ जाए तो वर्ब सिंगुलर रहता है। और डियर स्टूडेंट, अगर मैं उसको अनस्पेसिफिक कर दूं ना, यहां पे ये बेस्ट एग्जांपल है, यहां पे डियर स्टूडेंट इसके साथ मिनट्स के साथ नंबर 15 आ गए तो मेरा वर्ब इज है। और डियर स्टूडेंट, अगर इसको मैं अनस्पेसिफिक कर दूं ना तो मेरा वर्ब इज नहीं रहेगा, मेरा वर्ब आर हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस है। और हर साल आपके एग्जाम में ये आता है। नीचे मैंने एक और सेंटेंस लिखा है, और जैसे नीचे सेंटेंस आपका मैंने ये लिखा है कि 10 बॉयज आर हियर। यहां तो बॉयज आर तो नहीं होना चाहिए, इज होना चाहिए। आर ही रहेगा, इज नहीं होगा। उसकी रीजन देख लें यार, ये बॉयज क्या कोई क्वांटिटेटिव नाउन है? ये जो बॉयज है जैसे, ये क्या कोई क्वांटिटेटिव नाउन है? और जब कोई क्वांटिटेटिव नाउन नहीं है तो बॉयज तो कोई हमारा क्वांटिटेटिव नाउन नहीं है। और जैसे अगर क्वांटिटेटिव नाउन नहीं है तो हम इज नहीं लिखेंगे, हम आर लिखेंगे। मैं ये रूल तो सिर्फ आपको क्वांटिटेटिव नाउन के लिए बयान कर रहा हूं कि अगर क्वांटिटेटिव नाउन होगा तो ऐसे होगा, अगर क्वांटिटेटिव नाउन नहीं होगा तो ऐसे नहीं होगा। अच्छा, अब चलते हैं हम रूल नंबर 10 के 11 की तरफ। बड़ा डियर, ये भी अक्सर पेपर में आता है। रूल ये है कि डियर, कुछ लफ्ज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, बड़े कुछ लफ्ज अंग्रेजी के हैं जिन्हें हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड वो होते हैं जो किसी भी लफ्ज से मिल के बनते हैं। 2 लफ्ज इकट्ठे या 3 लफ्ज इकट्ठे बनेंगे। अब एक लफ्ज लिखें, सोशो डैश इकोनॉमिक्स। जैसे सोशो इकोनॉमिक्स नहीं होता, इकोनॉमिक होता है। एक और रूल पढ़ें, सिस्टर इन लॉज। माय डियर सर, सिस्टर इन लॉज नहीं होता, सिस्टर इन लॉ होता है। उसके रीजन ये है कि ये रूल्स ये है
कि अगर कोई आप कंपाउंड नाउन लिखेंगे, कौन सा नाउन लिखेंगे माय डियर फ्रेंड, अगर आप कंपाउंड नाउन लिखेंगे और कंपाउंड नाउन में डैश के बाद जो वर्ड आता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है, वो प्लूरल फॉर्म में किसी भी तौर पे किसी भी सिचुएशन में नहीं आ सकता। वो किसी भी सूरत किसी भी सिचुएशन में नहीं आ सकता। ठीक हो गया। अब यहां पे जुमले चंद एक देखें। मैंने लिखा 10 किलोमीटर हैश, मैंने इनके दरमियान में हैफन लगाई है और मैंने इसको कंबाइन कर दिया है, इनके कंपाउंड बन दिया है। जब कंपाउंड बनाया है ना इनको, और अगला लफ्ज जो देखे ना वो सिंगुलर फॉर्म में आया हुआ है। किस में आया हुआ है? सिंगुलर फॉर्म में आया हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में आया हुआ है ना, ओ सॉरी, अगला लफ्ज ना मैंने प्लूरल लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड? मैंने एस लिखा हुआ है। अगर उसको मैंने एस लिखा हुआ है ना, तो ये एस नहीं आना चाहिए, असूलन नहीं आना चाहिए। या तो आपके पास इसके जुमले को सही करने के ना दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप हैफन खत्म कर दो। क्या करो? हैफन खत्म कर दो। हैफन खत्म कर दो इसमें से। आप लिखो 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब दूसरा जुमला पढ़े। बट ये सीएसएस में बहुत दफा है। द वॉल इज 10 फीट। ये गलत जुमला है, क्योंकि हैफन के बाद प्लूरल आया हुआ है। या तो हैफन ही खत्म कर दो, या हैफन खत्म कर दो, इन दोनों लफ्जों को अलग अलग कर दो, तो जुमला सही हो जाएगा। जुमला हो जाएगा द वॉल इज 10 फीट लॉन्ग। ठीक हो जाएगा। या अगर हैफर रहनी देनी है तो फिर 10 फीट नहीं रहेगा, फिर आप लिखो द वॉल इज, फिर जुमला आप लिखो द वॉल इज 10 फुट। ठीक हो गया। नीचे मैंने जुमले का लिखा ही हैड 3 इंच डीप वाउंड। ये ठीक है, इंच से नहीं आना चाहिए, ये जुमला ठीक है। तो मैंने जिनको बेसिकली रेड कलर किया हुआ है ना, वो जुमले गलत हैं। तो मैंने रूल आपको क्या बताया? मैंने कहा जब भी आप दो क्वांटिटेटिव नाउन को कंबाइन करेंगे तो डैश के बाद जो लफ्ज आता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है। डैश के बाद वाला कभी भी सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म नहीं आता। जी हनान बताएं, क्वेश्चन करें। सर अगर ये 10 और किलोमीटर्स के दरमियान डैश खत्म कर दें तो किलोमीटर्स में एस लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। ठीक है सर। मैंने कहा दो तरीके हैं, या तो इनको कंपाउंड ही खत्म कर दो। देखो यार, रूल ये है कि बेटे डैश जब भी आ जाती है ना, डैश के बाद अगला लफ्ज सिंगुलर आता है, प्लूरल नहीं आ सकता। आपकी मर्जी है, जैसे भी ठीक कर लो। हम ठीक है आगे सर। मूव करते हैं। यस, रूल नंबर 12। Rule number 12 है काउंटेबल नाउन। यू नो दैट वी हैव टू टाइप ऑफ नाउन, बट एक को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं और दूसरे को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। वन इज नोन एज काउंटेबल एंड द सेकंड वन इज नोन एज अनकाउंटेबल। माय डियर फ्रेंड, जब भी आप काउंटेबल नाउन होगा तो काउंटेबल के साथ हमेशा या तो फ्यू का वर्ड आएगा या एनी का वर्ड आएगा। और जैसे अगर लफ्ज अनकाउंटेबल होगा तो इसके साथ या तो लेस का वर्ड आएगा या सम का वर्ड आएगा।
काउंटेबल नाउन जब भी आएगा या तो उसके साथ फ्यू आएगा या एनी आएगा, और डियर जब भी अनकाउंटेबल नाउन होगा या तो उसके साथ लेस का वर्ड आएगा या उसके साथ सम का वर्ड आएगा। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ये नहीं कह सकता कि देयर इज फ्यू वाटर इन द जग। रीजन ये है कि वाटर इज अनकाउंटेबल। जो चीज अनकाउंटेबल होती है ना, तो उसके साथ मैं क्यों कहूंगा कि देयर इज लेस वाटर इन द जग, या मैं बोलूंगा कि देयर इज सम वाटर इन द जग। तो ये हमारा एक रूल है। हम आगे चलते हैं रूल नंबर 13 की तरफ। जी हनान बताएं। सर ये पे लास्ट स्लाइड से क्वेश्चन है, अगर प्रेसिडेंट का कंपैरिजन आ जाए तो प्रेसिडेंट रिसीव, वो तो और चीज है, वो उनको काउंट तो नहीं कर रहे हैं ना, वो तो कंपैरिजन। मैं ये कह सकता हूं कि दैट जेंटलमैन हैज रिसीव लेस वोट एज कंपेयर टू द अदर वन, वो तो कंपैरिजन वाली बात है। सर कंपैरिजन में लेस लग सकता है? बिल्कुल लग सकते हैं। मैं यहां पे किसी चीज की क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। किसकी क्वांटिटी? क्वांटिटी? अगर आपने काउंटेबल नाउन की क्वांटिटी शो करनी है ना, जी सर। किसकी? काउंटेबल की, तो आप फ्यू यूज करेंगे या एनी यूज कर। मैं कहूंगा देयर आर फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास। मैं ये नहीं कह सकता कि देयर इज लेस स्टूडेंट इन द क्लास। हाँ, मैं लेस तब यूज कर सकता हूं जब मैं कहूंगा देयर इज लेस स्टूडेंट एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्लास। वो यूजेज और है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, रूल नंबर 13। माय डियर सर, रूल नंबर 13 ये है कि आइदर एंड नाइदर, आइदर और नाइदर दो चीजों के लिए यूज करते हैं। जब भी हम दो से ज्यादा चीजें यूज करेंगे, तो अगर दो से ज्यादा होंगी तो आल होगा, और दो से कम होगी तो एनी वन का लफ्ज आएगा। Yes, and either and neither has been used for two. Either and neither has been used कि जब भी आइदर का लफ्ज आएगा या नाइदर का लफ्ज आएगा, हम आल का लफ्ज यूज करेंगे। मीन कि जब दो से ज्यादा चीजें हो जाएंगी ना, तो हम आल का यूज लफ्ज करेंगे, और दो से अगर चीजें कम हो जाएंगी तो हम एनी वन का लफ्ज यूज करेंगे। हाँ, चीजें देखो ना, मैंने कहा आइदर ऑफ दीज थ्री आंसर्स, ये गलत जुमला है। मैं लिखूंगा ऑल ऑफ दीज थ्री आंसर आर इनकरेक्ट। अब रूल नंबर 14 की तरफ जाते हैं। My dear son, real rule number 14 is मैं पहले ना आपको एडजेक्टिव पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं? एडजेक्टिव। माय डियर सन, एडजेक्टिव जो है ना, एडजेक्टिव इज द वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड टू ऐड इन द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। अब जरा इनको एक दफा गौर से पढ़ें तमाम को।
अच्छा डियर स्टूडेंट, अब मैं ना आपको एडजेक्टिव पढ़ाता हूं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। हमारी एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हैं। अच्छा, पहली बात यह है कि एडजेक्टिव का जो यूजेज है, दिस इज ओनली यूज विद द नाउन। इवन एडजेक्टिव के बगैर भी नाउन होते हैं। मैं कहूंगा ही इज अ बॉय, बिल्कुल ठीक जुमले। एडजेक्टिव ना उसको खूबसूरत बनाता है। मैं कहूंगा ही इज अ वाइज बॉय। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री हमेशा एक बंदे के लिए यूज होती है, वन नाउन एंड दिस डज नॉट रिक्वायर, और इसमें किसी भी किस्म की कंपैरिजन की जरूरत नहीं पड़ती। वी हैव वन नाउन एंड दिस डज नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ कंपैरिजन। इसे किसी भी किस्म की कंपैरिजन की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात है कंपैरेटिव डिग्री। माय डियर स्टूडेंट, कंपैरेटिव डिग्री वो डिग्री होती है जो दो नाउन के लिए यूज होती है। दो नाउन होते हैं, कंपैरिजन इज रिक्वायर्ड, दो के दरमियान में हमें कंपैरिजन की जरूरत पड़ेगी। और दिस, जब जैसे कंपैरिजन करेंगे तो हम अपनी तरफ से या तो देन का लफ्ज यूज करेंगे या हम टू का लफ्ज यूज करेंगे। कि दिस नीड्स कंपैरिजन, इसको कंपैरिजन की जरूरत होती है कि नीड्स वर्ड्स लाइक, या तो हमारा देन का लफ्ज आता है या हमारा टू का वर्ड आता है। सो दिस कंपैरिजन इज रिक्वायर्ड, देन और टू की कंपैरिजन आती है। अब तीसरी डिग्री जो है डियर स्टूडेंट, हम उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, ये याद करने वाली बात है कि जब भी कंपैरिजन आएगी, दो होंगे, दोनों वन वर्सेस वन होंगे, टू का लफ्ज जरूर आएगा, देन आएगा या टू आएगा। जब सुपरलेटिव डिग्री होगी तो दो नाउन नहीं होंगे, दो से ज्यादा होंगे, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ये भी कंपैरिजन इंडिकेट करती है। लेकिन इनकी कंपैरिजन में डियर आल के लफ्ज का आना जरूरी है। और एक कंसेप्ट होता है कि एक्सक्लूजन। देयर इज वन वर्ड जिसको आप कहते हैं एक्सक्लूजन। मेडिएशन एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कि कभी कभार हम फील ये देते हैं कि हमने तमाम चीजों की कंपैरिजन किया है, लेकिन कंपैरिजन करते नहीं है, हम एक्सक्लूजन करते हैं। हम क्या करते हैं? हम एक्सक्लूजन करते हैं। अच्छा, अब हम इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। अब ये देखें बड़े, ये पहला एक जुमला है कि ही इज अ स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है। ये वो जुमला है जिसके अंदर कोई एडजेक्टिव है ही नहीं। ये वन नाउन है, एक एडजेक्टिव वाइज आया हुआ है और एक के लिए आ भी सकता है। दूसरा नेक्स्ट जुमला पढ़े ना, ही इज वाइजर स्टूडेंट देन यू। ये देखें ना, दो चीजों की आपस में कंपैरिजन है। तो जब दो की होगी तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। कभी मैंने कहा कि सुपरलेटिव डिग्री भी हम लगा सकते हैं। कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री पे लगा, हमने कहा ही इज द वाइजेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, नेक्स्ट जुमला पढ़े। हमने कहा ही इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। अगेन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हुई है। अब दो की कंपैरिजन तो नहीं है, अब सॉरी, दो की कंपैरिजन है, स्टूडेंट भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, लेकिन डिग्री कौन सी है? हमने सुपरलेटिव लगा दिए, सुपर और देन का लफ्ज भी आ गया। तो ये तो गलत जुमला हो गया ना। कैसे गलत हो गया? क्योंकि दो की कंपैरिजन है, इंडिकेटर बता रहे हैं दो की हैं, लेकिन हमने डिग्री सुपरलेटिव, तो ये जुमला गलत है। हाँ, आप लिखेंगे ही इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, या आप इसको चेंज करो, फिर लिखो ही इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। तो डियर स्टूडेंट, इस चीज का, ये दो जुमले हैं, ये बहुत दफा सीएसएस के अंदर आए हैं। मैं दो जुमले आपको दिखाता हूं।
जुमला आया हुआ कि कराची इज बिगेस्ट सिटी देन एनी अदर सिटी ऑफ पाकिस्तान। देखो ये सिटी, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, देन का लफ्ज भी आ गया है, और हमने डियर बिगेस्ट का लफ्ज लिख दिया है। गलत हो गया ना। इसको या तो बिगेस्ट को बिगर करो, ये जुमला लिखो कराची इज बिगर देन एनी अदर, या बिगेस्ट रहने देना है तो देन भी खत्म करो, आल करो, और इनमें से किसी एक सिटी को सिटीज करो, ताकि दो से ज्यादा चीजों की कंपैरिजन हो जाए। नेक्स्ट जुमला लिखें, ही इज टॉलेस्ट बॉय देन एनी अदर बॉय ऑफ दिस क्लास। हम लिखेंगे ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। तो ये दूसरा जुमला है, ही इज टॉलर देन एनी अदर बॉय ऑफ दिस क्लास एज वेल। तो कभी कभार याद रखें डियर, जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी ना, क्या चीज यूज होगी मेडिएशन, जब भी सुपरलेटिव डिग्री होगी तो फिर देन का लफ्ज नहीं आ सकता। फिर मैंने आपको इंडिकेटर बता दिए हैं कि आल का लफ्ज लगाएंगे, आप देन का लफ्ज कभी मुमकिन ही नहीं है कि लगा सकें, आल का लफ्ज लगाएंगे। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। मेडिएशन यहां पे दो और लफ्ज हैं, एक लफ्ज है बिटवीन और दूसरा लफ्ज है उमंग। बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज होता है, जब भी दो से ज्यादा होगा तो आपका बिटवीन नहीं, आप ये नहीं कह सकते प्लीज डिवाइड दिस बिटवीन दीज थ्री स्टूडेंट्स, गलत है। डियर बिटवीन और उमंग में बहुत ज्यादा फर्क होता है। उमंग तब हम यूज करते हैं जब दो से ज्यादा चीजें होंगी, बिटवीन तब यूज करते हैं जब अब दो चीजें होंगी। जब भी डियर दो से ज्यादा चीजें होंगी तो फिर उमंग का लफ्ज आएगा, बिटवीन का लफ्ज नहीं आएगा। यहाँ पे दो और लफ्ज हैं, एक ओल्डर है एक एल्डर है। अच्छा, बहुत से लोग इसको ये समझते हैं कि जी रिलेटिव की कंपैरिजन के लिए हम ओल्डर यूज करते हैं, अदर देन रिलेटिव हम एल्डर यूज करते हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। माय डियर फ्रेंड, रूल ये है कि जब आप सिबलिंग हैं, आपके क्या हैं, बहन भाई हैं, जब मैंने यहां पे लफ्ज सिबलिंग लिखा हुआ है, मैंने कहा देखो अगर मैं कहूंगा ना माय कजन इज एल्डर देन मी, तो कजन के लिए एल्डर नहीं आ सकता। तो रूल ये है कि डियर फ्रेंड, अगर आपके सिबलिंग हैं तो आप एल्डर यूज करेंगे, अगर आपके सिबलिंग नहीं है कजन के लिए लफ्ज ओल्डर होगा। सिर्फ सिबलिंग, बहन भाई बहन भाई के लिए हम एल्डर यूज करेंगे। अदर डियर फ्रेंड, अगर अदर देन बहन भाई है ना, तो हम एल्डर का लफ्ज नहीं यूज करेंगे, हम ओल्डर का लफ्ज यूज करेंगे। ये फर्क है एल्डर एंड ओल्डर का। अभी हम 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, 5 भी नहीं 10 मिनट की, इसके बाद हम दोबारा बाकी चीजें पढ़ते हैं।
अच्छा डियर स्टूडेंट, ये बाकी रूल्स जो हैं ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अब मैं ये बता देता हूं कि ये पेपर में आते कहां से हैं। ये हर साल सीएसएस की प्रीवियस पेपर से आते हैं, हर साल। और इससे भी बढ़ के डियर स्टूडेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर भी होता था, अभी तो खत्म हो गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, ये ना ग्रेजुएशन 2 इयर्स की होती थी। और अंग्रेजी का पेपर ना 2 पेपरों पर मुश्तमिल होता था, उसके 2 पेपर्स होते थे। एक पेपर ए होता था, एक पेपर बी। तो पेपर बी में करेक्शन मौजूद है हर साल। तो हर साल माय डियर फ्रेंड ये आपके पेपर में आते हैं, हर साल। पंजाब यूनिवर्सिटी, सीएसएस, वो दोनों की दोनों चीजों में आपको भेज रहा हूं, या मैं आपको भेजूंगा तो तब आपने वो चीजें अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, माय डियर फ्रेंड, सी यू टुमारो। थैंक यू। काम करा है, टीचर माफ कर